हेलो भाई। मेरे पास कुछ माइंड में था कि हम जब भी अपना मतलब पैसा कहीं से कमाते हैं, मे बी थ्रू सैलरी और फ्रीलांसिंग और मे बी कोई भी ऑप्शन से, तो वो पैसा हम कहाँ लगाते हैं। ठीक है ना। तो कुछ ऑप्शंस मैंने फिगर आउट किए। मैं बस उन्हीं ऑप्शंस के बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं चूज करता हूँ, बस मैं वो बताऊंगा। आप लोगों को क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो आप पे डिपेंड करता है। बट यू कैन जस्ट व्यू वॉच एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर माई व्यूज। ठीक है ना। सो पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ डीज एफडीज। तो होता क्या है ना, जनरली हम लोग जब भी हमारे पास पैसा आता है तो बैंक में ही आता है मोस्टली, या फिर कई लोगों को कैश में या चेक में मिलता है तो बैंक में आता है अल्टीमेटली। तो बैंक में ऐसा होता है कि हमारे पास ना कई दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप पैसे को ऐसे ही पड़े रहो सेविंग अकाउंट में, उस पे ना आपको 3% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। बेटर है कि आप उसको एफडी बना दो ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि आपको ना, जैसे आपको जो भी टेनर चूज किया है आपने, मान लो 1 साल का चूज किया है आपने टेनर, साल अवधि, तो उसमें ना आपको 6.5 6 समथिंग कुछ का इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा, है ना। तो बैंक एफडीज में एक फायदा ये है कि इस पे इंटरेस्ट भी मिलता है, दूसरा ये है कि इस पे आप ना जब भी ब्रेक करना चाहो, तोड़ना चाहो उसको, पार्शली तोड़ना चाहो या पूरा तोड़ना चाहो पैसा एफडीज में से, तो वो भी इजी है। वो लिक्विड मनी है, क्योंकि आपको तुरंत जब आप रिक्वेस्ट करोगे इसका तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, तो आपको तुरंत मिल जाएगा पैसा। हाँ, कई जगह कई बार ऐसा होगा कि थोड़ी पेनल्टी कटती है। वो पेनल्टी थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अब एक बात ये भी है कि इसमें ना आप चूज करना कौन से बैंक में ट्राई कर रहे हो। बैंक आप नेट पे सर्च करोगे ना तो आपको कुछ नामी गिरामी बैंक इंडिया में दिखाएगा, जैसे कि आपका एक्सिस है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है ना। तो इस तरह से कुछ बैंक हैं जिन जो कि अच्छे ऑप्शंस हैं, इनमें ही अकाउंट खुलवा के इनमें ही एफडीज करना। ठीक है ना। और एफडी भी ना आप नॉन टैक्स सेवर करना। टैक्स सेवर एफडी चूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे बैंक में टैक्स सेविंग के हिसाब से मुझे लगता नहीं कोई अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से, है ना। और इसमें भी ऐसा है कि आप अच्छा मैंने आप एक बार एक काम करना, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगा किसी बैंक का, बट आई वुड से कि आप हर एक बैंक में ना, जिस भी बैंक में अकाउंट खुलवाया है, हर एक बैंक में अकाउंट खोल के आप एक एफडी करना। मान लो 1,000 रुपए की है या जो भी है मिनिमम अमाउंट, और एफडी करके ना 2 दिन बाद उसको पूरा ब्रेक करने का ऑनलाइन ही ट्राई करना। 2 दिन बाद तो पूरा ट्राई करना और विड्रॉ करने का, या फिर पार्शली विड्रॉ करने का ट्राई करना। चेक करना कि कौन से बैंक की में ऐसा ऑप्शन है कि वो आप पूरा का पूरा अमाउंट विदाउट पेनल्टी वापस कर पाएं। और कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें कि आपने यदि अमाउंट डिडक्ट, मतलब पूरा विदड्रॉ किया एफडी से, और आपको ना मूलधन में से भी, मतलब प्रिंसिपल में से भी थोड़ा अमाउंट कट के आया है। ये मैंने फील किया हुआ है, और मैं नाम नहीं लूंगा इसमें वीडियो में किसी बैंक का। ये आप पे डिपेंड करता है, आप खुद करना एक्सरसाइज ये, ठीक है। तो बैंक एफडीज मैं चूज करता हूँ जस्ट फॉर कीपिंग द लिक्विड मनी। सो आपने बोला कि नहीं यार, मेरे को 2-3 साल के लिए पैसे चाहिए या कुछ महीनों के लिए पैसे चाहिए, उतना पैसा आप देख लो कितना रखना है, उतना पैसा ही बैंक एफडीज में रखो। उससे ज़्यादा पैसा आप बैंक एफडीज में या बैंक में मत रखो, क्योंकि बैंक में आजकल क्या है, रिस्क है। क्यों? क्योंकि देखो, आजकल हैकिंग बहुत हो रही है, सभी के पास स्मार्टफोन है, सब अपनी जो जिस मोबाइल नंबर या सिम कार्ड पे आपके बैंक के ओटीपीज आते हैं, वो सब अपने स्मार्टफोन में रखते हो। तो स्मार्टफोन क्या है, एक ऐसा टूल या डिवाइस है जो कि जिसमें हैकिंग आसानी से होती है, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर आसानी से इंस्टॉल किए जा सकते हैं, या तो लिंक क्लिक और समथिंग लाइक दैट। तो आप लोग ऐसा तो करोगे नहीं कि यार अपना जो सिम कार्ड है, जो बैंक वाला ऐप है, उसको आप डंप फोन, जो कि आपके फीचर फोन होते हैं छोटे वाले फोन, उसमें रख लो, क्योंकि फैशन नहीं आ रहा आजकल का वो। तो उसी लिए मेरे हिसाब से मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बैंक में ना पैसा, चाहे वो एफडी में रखो चाहे वो ऐसे ही पड़े रहने दो, वो सबसे कम से कम रखना, जितना जरूरी है आपको आगे के कुछ महीनों में या साल के लिए जरूरी, उतनी रखना, सम रखना। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट। यार ये ऑप्शन ऐसा है लॉकिंग पीरियड वाला, मतलब हार्ड लॉकिंग पीरियड है इसमें। मतलब कि कहने मतलब ये है कि आपने यदि टाइम टाइम डिपॉजिट जो होती है ना, बेसिकली वो 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड बनाती है। बट इसमें ना जो आपका इंटरेस्ट मिलता है ना, मैं बात करूँ 1 साल की टाइम डिपॉजिट की, इसमें 6.8 समथिंग मुझे लास्ट टाइम का याद है, इतना इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बैंक की एफडीज पे जो 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा ही है। ठीक है ना। और इसमें ये चूंकि सरकार के द्वारा गवर्नड है पोस्ट ऑफिस, तो थोड़ा सेफ्टी है इसमें, है ना।
इस आपकी देश की इकोनॉमी ही या कोलैप्स कर रही है, तो फिर इसमें ये भी डेंजर जोन में है। बट ये मेजर ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है कि 3 बार, ठीक है ना। इसीलिए सेफ ऑप्शन है, मैं चूज यही करता हूँ टाइम से डिपॉजिट। और इसमें भी ना आप ये कर सकते हो कि हर महीने आपकी सैलरी आ रही है तो हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आप टाइम डिपॉजिट करते जाओ 1 साल की अवधि के लिए। आपको ना नेक्स्ट ईयर से हर महीने आपकी मैच्योरिटीज मिलती जाएंगी। और वो ये पैटर्न जब आप फॉलो करोगे ना, तो आपको हर साल आपको हर महीने आपको इससे ना ऐसा लगेगा कि ये सैलरी आ रही है आपकी। तो ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो, पैटर्न बना सकते हो आपकी थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन दी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। अब तीसरा ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस एनएससी। यार ये ऑप्शन मैं चूज करता हूँ क्योंकि इसमें ना आपका एटीसी कवर होता है। और दूसरा इसमें ये है कि इसका जो इंटरेस्ट मिलता है ना इस पे, वो 7 पॉइंट समथिंग से कुछ ज़्यादा ही मिलता है। और आई गेस जितना बैंक एफडीज में देखा है मैंने, उससे तो कंपैरिजन में ये टैक्स सेविंग के लिए मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा, है ना। तो ये और इसमें भी ऐसा है कि आप शुरू के 5 साल आप हर साल एनएससी करते जाओ, जितने भी अमाउंट करना है। और फिर अगले 5 साल के बाद से ना आपको जो पुराना इन्वेस्टमेंट रिडीम होता जाएगा ना, मतलब मैच्योर होता जाएगा ना, उसी को दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करना है एनएससी में। तो वो आपका ना एटीसी भी कवर होता जाएगा, इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिलेगा आपको। और आपका पैसा भी सेव ही है इस केस में, है ना। तो ये उस जरिए से बेस्ट ऑप्शन है। और फिर म्यूचुअल फंड में बात करो, तो म्यूचुअल फंड में ना बेसिकली होता क्या है कि आपके इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, आपके डेप्ट बेस्ड होते हैं, है ना, और लिक्विड फंड्स होते हैं। मेरा फोकस रहता है इक्विटी फंड्स पे क्योंकि वो पैसा ग्रोथ के लिए चूज किया गया है। डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में चूज नहीं करता हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि एफडीज और वो चीज़ें चूज कर लो, इससे इससे बेहतर तो, है ना। और इसमें भी लिक्विड फंड्स भी होते हैं ना, जो लिक्विड फंड्स में चूज नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि लिक्विड फंड में ऐसा होता है यार, देखो लिक्विड फंड का पर्पस क्यों हम चूज करते हैं। आपके पास कुछ पैसा है, कुछ टाइम के लिए पार्क करना है, और अनसर्टेन टाइम है, आपको जब भी जरूरत हो आप निकाल पाओ विदाउट एनी फेसिंग एनी वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार आप यदि वही पैसा एफडी से रखोगे, एफडी में आपका मूलधन तो सेफ रहेगा ना, है ना। इसमें क्या है ना, मार्केट डाउन गया बहुत ज्यादा तो लिक्विड फंड में भी अमाउंट कम हो जाएगा आपका। जितना मान लो आपने 10,000 रुपये लगाए, 10,000 के आपके कुछ पैसे कम हो जाएंगे, तो इससे अच्छा बेटर है कि आप एफडीज में रखो, ताकि जब आपको मार्केट डाउन जाए और आपको पैसा चाहिए हो, तो एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट तो आपके हाथ में निकला है। इसीलिए मैं ना म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड में नहीं आता। अब लिक्विड फंड में मैं बात करता हूँ, आप ना लिक्विड फंड में सॉरी आप म्यूचुअल फंड में जाओ ना, तो एक होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम से कम होता है। और इसमें ना इंडेक्स फंड को आपको सिलेक्शन करना होता है, मेन पेन ये है आपका। तो वो पेन भी ना रिकरिंग नहीं है, आपको आई गेस हर साल एक बार पेन लेना पड़ेगा इसका, या हर 6 महीने एक बार पेन लेना पड़ेगा। तो आप वो इंडेक्स फंड दिखनी पड़ चाहिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट चूज जो इंडेक्स फंड आप चूज करने जा रहे हो वो कैसे होनी चाहिए। तो मोनिका हलन करके एक फाइनेंशियल एक एक मैम है जो कि जिनकी बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी है और कुछ मनी के ऊपर भी है। मैंने पढ़ी है, उसमें तरीका बताया है कि आपको कैसे इंडेक्स फंड चूज करने चाहिए। वो आपको चूज करना पड़ के, है ना। और एक होता है आपका एक्टिव फंड्स। एक्टिव फंड्स वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें ना अर्निंग भी अच्छी होती है कंपेयर टू इंडेक्स फंड। ये म्यूचुअल फंड में आप मान के चलो कम से कम कि 11 से 12% का मान के चलो अपना ग्रोथ मनी की। बट इसमें फिक्स नहीं है, जो ऑप्शन है ना बैंक वगैरह वो सब उनकी तरह इसमें ना जो अर्निंग है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे ये मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट अप है तो मिल हो जाएगी, डाउन है तो लॉस भी हो जाएगा, काइंड ऑफ इस तरीके से। अब इसीलिए इसमें ना म्यूचुअल फंड में जा रहे हो ना, तो उसमें आप कम से कम ये मांग के चलो कि 8 से 10 साल के लिए आप अपना पैसा रखने जा रहे हो इसमें। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना। और इसमें ना मैं एसआईपी वाला पैटर्न चूज नहीं करता, पहले करता था पर अब नहीं करता, क्योंकि एसआईपी में क्या होता है ना कि यार जब मार्केट अप हो तो उस टाइम पे भी आप महंगे में वो यूनिट खरीद रहे होते हो। बेटर है कि आप चूज कर लो कि आपके जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने कुछ जब से स्टॉक मार्केट चालू हुआ है तब से लेके अब तक का मैंने मार्केट देखा कि कि हर साल किन महीनों में मार्केट डाउन होता है। तो जो मुझे फिगर आउट समझ में आया वो ये था कि आई गेस मार्च अप्रैल मंथ होता है एक टाइम, दूसरा टाइम होता है आपका जून मंथ का, और तीसरा टाइम होता है आपका शायद ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला टाइम। इन तीन जो मैंने पोर्शन बताए साल के, उन पे ना आप थोड़ा नजर रखो मार्केट पे कि कब जा रहा है डाउन। उन टाइम पे ही पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करो लमसम।
ठीक है। एस आई पी में मैं इसीलिए फोकस नहीं करता कि एल आई सी में, एस आई पी में ना आप महंगी में भी चीज खरीदते आते हो हर महीने, तो वो मेरे के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं लगा आपसे। दूसरा ये है कि इसमें एक चीज और होती है आपका, रेगुलर वे में रेगुलर फंड्स होते हैं या फिर आपको डायरेक्ट फंड होते हैं। तो रेगुलर वे में मत जाओ। रेगुलर फंड्स, रेगुलर जो स्कीम होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। वो क्या होता है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर जो अर्निंग हो रही होती है, उसका अर्निंग का कुछ पोर्शन आपके ब्रोकर को भी मिलता है। और आप बोलोगे हाँ जाना चाहिए भाई, ठीक है जाना चाहिए, लेकिन आप जो पैसा इसमें एक लंबी टाइम के लिए रखोगे ना, 8 से 10 साल के लिए, जब आपका पैसा बहुत बड़ा ग्रो होने लगेगा ना, तो उस टाइम पे उस बड़े पोर्शन पे वो जो परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज मान लो आपका 2% है या 1.5% है, वो भी आपको काफी बड़ा निकल के आएगा। और आप फिर देखोगे ना तो फिर लगेगा अरे मेरी ब्रोकर को तो इतना बड़ा ज्यादा पैसा जा रहा है मेरे पैसे में से। तो फिर आपको खलेगी वो चीज। तो बेटर ये है कि आप ना डायरेक्ट वाले फंड्स में जाओ। उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पैसा है, आपकी जो अर्निंग हो रही होती है ना, वो पोर्शन आपका ज्यादा बनता है। तो आपको फिर वो चीज़ खलेंगी नहीं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप ना एक तो डायरेक्ट मोड में जाओ, दूसरा आप ना खुद से चूज करो फंड। एक तो इंडेक्स फंड चूज करो, कुछ इंडेक्स में भी निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 समथिंग कुछ होते हैं, वो चूज करो। प्लस आपके कुछ एक्टिव फंड चूज करो। मैं एक्टिव फंड में प्रेफर करता हूँ स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप पे भी आप सीखो कि कैसे हम चूज करते हैं एक्टिव फंड्स, वो भी स्मॉल में। तो वो जो पैरामीटर्स उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो सीखो। आप नेट पे सर्च करो या आप मोनिका हलन की जो बुक्स हैं उसमें भी मेंशन है ये सब चीज़ें। तो उसमें से पढ़ो, सीखो, और वो उन पे इन्वेस्टमेंट करो लमसम में, और डायरेक्ट में ही करो, ताकि आपका पैसा बढ़े। अब स्मॉल कैप में क्यों बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप में क्या होता है कि यार भाई, यदि आप स्मॉल कैप में आ रहे हो ना, तो ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मतलब काफ़ी जो वीडियोस दिखी है नेट पे, स्मॉल कैप की हर एक की फंड की ना नैब बढ़ती ही बढ़ती है। और वो घटती तो है नहीं है। घटती कब है, जब मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन हो, बहुत ज्यादा डाउन हो, वो रेयर होता है कई बार। तो उस केस में ना डाउन जाती है। बट इन्वे आप बट आप पे डिपेंड करता है कि यार वो आप पैसा कब रिडीम कर रहे हो, है ना। तो आप रिडीम मत करो जब मार्केट डाउन हो, जब मार्केट अप हो तभी रिडीम करो, ताकि आप लॉस में ना जाओ। तो स्मॉल कैप में क्या होता है ना कि इसमें जो ग्रोथ होती है ना वो काफी स्पीडी होती है। तो दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग स्मॉल कैप फंड्स फॉर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं बात ट्रेजरी बिल्स की। ये इसका शॉर्ट नेम होता है टी बिल्स। ये होता है ना, ये चीज ऐसी होती है कि यार गवर्नमेंट के थ्रू ओन होती है। और इसमें ऐसा होता है कि आप ना इस पे 3 टाइप के लॉगिंग पीरियड होता है। एक होता है 90 दिन का लॉगिंग पीरियड, एक होता है आपका 180 दिन का लॉगिंग पीरियड, एक होता है आपका 364 या 365 दिन का लॉगिंग पीरियड। तो इस लॉगिंग पीरियड के हिसाब से ना 3 तरीके के टी बिल्स होते हैं, ट्रेजेबल्स होते हैं। और इसके लिए ना आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आपको नेट पे सर्च करना आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। ठीक है। इसके नाम से ना एक वेबसाइट मिलेगी, उस पे लॉगिन करके उस पे अपना सॉरी उस पे अपना अकाउंट बना के वहां पे ना आपको ट्रेजरी बिल्स खरीदने होते हैं। तो लॉगिंग पीरियड के हिसाब से उनमें अपना पैसा लगाते हो आप। मान लो अभी मैं आज डेट है आपकी 16 दिसंबर। तो मुझे यार मालूम है कि शायद 18-19 तारीख की डेट्स हैं अभी ट्रेजरी बिल्स की। तो ठीक है। तो उस पे ना मैं उस पे जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो मुझे 18-19-20 की जो डेट्स दी गई हैं उससे पहले पहले मुझे इसमें इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने अकाउंट से इसमें पैसे लगाने होते हैं। 18-19 को क्या होगा, जैसे मान लो मैंने 50,000 लगाए, वो 1 साल के लिए लगाए मैंने, मान लो 1 साल की ट्रेजरी लिए मैंने। तो 50,000 रुपये लगाए, तो उस पे ना मान लो अभी इंटरेस्ट जो मिलेगा, रेट जो मिलेगा मेरे को, वो मेरी बैंक एफडी से जो मिलना था ना उससे ज्यादा ही होगा। हाँ, ये इंटरेस्ट ये जो मुझे ट्रेजरी पे मिलेगा ना, ये पोस्ट ऑफिस की जो 1 साल की जो टाइम डिपोजिट है उससे कम मिलेगा। तो इसमें पैसा क्या है, सेफ रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरह डायरेक्ट ओन है। तो इसीलिए मैं सेफ्टी के पर्पज से मैं केवल इसी में पैसा रखता हूँ। और इसमें ऐसा होता है कि ट्रेजरी बिल्स में कि जैसे मान लो आपने आज पैसा लगाया, 18-19 को इसकी वो होनी होती है, जो भी होनी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या होना चाहिए। तो 18-19 तारीख को जो उसकी वो होगी, उस टाइम पे उस बोली लगनी होती है, काइंड ऑफ हिंदी में बोलूँ तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट मिलना होता है ना, वो इंटरेस्ट आपको 19 या 20 तारीख के दिन ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जो 1 साल बाद आपका जो रुपये मिलेगा ना, वो आपने जो पैसा मूलधन लगाया था केवल वही मिलेगा। कहने का मतलब ये है, इसमें जो इंटरेस्ट मिलना होता है ना, वो आपकी जो जिस दिन आपकी बोई लगनी होती है, 18-19 दिन, 18-19 तारीख जो भी आपकी मेरी डेट्स बता रहा हूँ, अभी 18-19 तारीख को बोई लगनी है। तो उन्हीं दिनों के एक आध दिन बाद
आपका वो जो इंटरेस्ट रेट है पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बस बचा आपका मूलधन, वो आपको 1 साल लगी लॉक हो जाएगा, वो 1 साल के बाद मिलेगा। तो इस तरीके से ये इसका फंडा होता है। अब आती है एल आई सी पॉलिसी। एल आई सी पॉलिसी यार, इसमें पंगा क्या है मैं बताऊँ पहले। एल आई सी पॉलिसी में इन्होंने ना क्या है, कंफ्यूजन हो रखा है, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस दोनों को मिक्स करके बताया है। अब आप मैं पहले चलो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इसको आंकता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट के वे में देखो तो यार, इसमें आपका 10 लाख का मान लो मेरे केस में इंश्योर्ड अमाउंट था। अब 10 लाख के लिए मुझे हर साल 25,000 रुपये पे देना है एज ए इंस्टॉलमेंट, और मेरे ख्याल से मेरा 35 साल का था शायद ड्यूरेशन फॉर लॉकिंग पीरियड। तो उससे पहले तो पैसा मेरा आएगा नहीं। तो पहला प्रॉब्लम क्या है इसमें कि लॉकिंग पीरियड इतना बड़ा है कि उससे पहले मैं अपनी पैसा यूज नहीं कर पाऊंगा। मान लो मेरी लाइफ, अब ये जो 35 साल की मेरी लाइफ है ना, वो मेरी वेट करते रह जाएगी कि इसका पैसा कब मुझे आ जाए। मेरे को जरूरत भी होगी ना, तब भी इसका पैसा मैं निकाल नहीं पाऊंगा। दूसरा ये है, इसमें ना आप 35 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, आपको जो अमाउंट मिलना है ना, वो अमाउंट यदि आप 35 साल के लिए मान लो 35 साल के लिए, या मैं तो कह रहा हूँ हर एक साल की आप एफडीज करते जाओ बार बार हर साल, तो उस पे इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। इस बैंक पे भी 6% इंटरेस्ट मिलता है, इस पे 6 भी नहीं मिलने वाला। आप करना जो 35 साल का ड्यूरेशन है, उस पे जो आप इंटरेस्ट करना कैलकुलेशन, उतना नहीं मिलेगा 6% के हिसाब से भी। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना बहुत बेकार चीज है, क्योंकि इसमें लॉकिंग पीरियड भी लंबा है। दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही लो है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबसे बेकार चीज है, रद्दी चीज है। दूसरा ऑप्शन बोलते हो आप इंश्योरेंस के हिसाब से। तो इंश्योरेंस के हिसाब से देखो भाई, इसमें बोलते हैं कि आपका टर्म इंश्योरेंस टाइप का बिहेवियर है इसका। मतलब आपकी डेथ हो गई, एक्सीडेंशियल डेथ या कुछ भी, तो उसमें पूरा पैसा मिलता है। ठीक है, हाँ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें आपसे अमाउंट ही कम है, इसमें इंश्योर्ड ही कम है। पर आप ये देखो ना कि और भी तो ऑप्शन है मार्केट में टर्म इंश्योरेंस के लिए, जहाँ पे आपको 1 करोड़ का कवरेज तक दिया जाता है ना। आपकी डेथ हुई मान लो, तो 1 करोड़ का कवरेज ही मिलता है आपको, आपकी फैमिली को। तो वो ऑप्शन पे जाओ ना। हालांकि उस ऑप्शन में देखोगे ना, जो 1 करोड़ वाले हैं जैसे HDFC वगैरह जो भी हैं, वहां पे आप देखोगे तो आपका सालाना का जो प्रीमियम होता है, वो आपकी एज के बेस पे आई बिलीव शायद 7,000, 10,000, 12,000, 15,000 इस तरीके से यहाँ पे कुछ बैठते हैं सालाना प्रीमियम। तो इस वो भी ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि उसमें तो आपका सम इंश्योर्ड 1 करोड़ है, यहाँ पे तो 10 लाख ही है सम इंश्योर्ड, है ना। और LIC में एक चीज देखो, आपको आप बोलो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, या मेरे को 35 साल बाद 10 लाख मिलेंगे जो है, और उस पे जो भी है, तो यार वो जो इंटरेस्ट रेट अमाउंट बन के मिलेगा ना पूरा टोटल 35 साल बाद, वो उस टाइम की जो महंगाई होगी ना, उसके हिसाब से वो अमाउंट ऐसा लगेगा जैसे कि आज के टाइम पे हमको 10,000 रुपये लगते हैं ना, कि कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। ऐसे ही वो अमाउंट जो आपका 35 साल बाद बन के निकलेगा LIC से, उतना ही लगेगा आपको। फिर आपको लगेगा 35 साल की लाइफ के बाद आप ठगे महसूस करोगे। तो मतलब नहीं है LIC पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाना। इंश्योरेंस के भी में बता दिया मैंने आपको कि उसमें भी ना इन्वेस्ट 1 करोड़ का तो उसमें इंश्योर है ही नहीं है, इसमें 10 लाख या कुछ कम ही अमाउंट है। तो उससे अच्छा और भी इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस उन पे जाओ, जिसपे कि आपको कवरेज अच्छा मिलता है, अमाउंट भी अच्छा मिलता है। ठीक है। तो LIC मेरे हिसाब से बैड ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, शुड नॉट चूज दिस वन। नाउ पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम क्या होता है यार, प्रॉब्लम क्या है, ये लॉकिंग पीरियड है इसमें। वो भी लॉकिंग पीरियड कब तक, 60 साल 62 साल तक। पहली बात तो ये मुझे नहीं मालूम मेरी एज कब तक कितनी है। क्या पता मैं कुछ महीनों का मेहमान हूँ, कुछ साल का मेहमान हूँ, या कुछ दिनों का मेहमान हूँ। तो इसमें पैसा लगाने का मतलब ये है कि मेरी फैमिली को भी पैसा नहीं मिलेगा, मुझे जितना मुझे, मतलब मैं गया नहीं डिटेल में, बट कोई वेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो मैं इस ऑप्शन को चूज नहीं करता। ठीक है। तो ये बात थी। पेंशन स्कीम में क्या है कि एक तो लॉकिंग पीरियड मैंने बताया आपको कि मतलब आपकी जो क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट की एज जो आती है ना, उसी के बाद मिलता है पैसा। तो उतना लंबा वेट तो मैं कर सकता नहीं हूँ अपने पैसे का। जब मुझे पैसा ऐसा चाहिए जो जब मुझे जरूरत पड़े तो मुझे मिलना चाहिए। जब जरूरत नहीं पड़े ना, तब लॉगिंग पीरियड तो ठीक है। पर जब मुझे जरूरत है ना, तो मुझे उसमें से ही पैसा निकलना चाहिए। लॉगिंग पीरियड कम से कम होना चाहिए यार, लंबा क्यों ना हो। तो इसीलिए मुझे बेकार चीज लगती है। दूसरा ये, हाँ भले ही टैक्स सेवर हो जो भी हो, बट दूसरी चीज में ये भी है प्रॉब्लम कि अब पेंशन वाले में जहाँ तक मुझे याद है, आई गेस 60 या 62 साल की उम्र के बाद जब पैसा मिलना होता है ना, उस टाइम पे भी, हालांकि ये पैसा मेरा ही है, लेकिन ये पैसा मुझे सरकार या कोई और जिसके अंडर में मैंने पैसा रखा हुआ है पेंशन स्कीम हमारा, उसके हिसाब से मिलेगा। मतलब ये कि मुझे कुछ परसेंटेज पैसा कुछ टाइम बाद मिलेगा, और
रिकरिंग वे में मिलेगा, है ना, इतने पैसे में मिलेगा, मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे इतनी की जरूरत है, वो इतना नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये, मेरा ही पैसा जो मैंने अपनी इतनी लाइफ खर्च करके जमा किया, और उसकी प्राप्ति के लिए मुझ पे टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाए कि नहीं, उतना पैसा ही मिलेगा और उतना इस हिसाब से मिलेगा, इतने टाइम बाद मिलेगा। मतलब ये मेरी हुकूमत नहीं रही इस पैसे पे, सिंपली सी ये। तो इसीलिए पेंशन स्कीम मेरे को ऐसी लगती है सबसे रेड फ्लैग। तो LIC और पेंशन स्कीम पे मैं कभी नहीं जाता। ठीक है। रही बात, अब आती है नेक्स्ट चीज, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट यार वैसे चीज अच्छी है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए अच्छी है। क्यों? शेयर मार्केट में पहले तो अच्छी चीज क्यों है, क्योंकि इसमें ना वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी इतनी अच्छी है, क्योंकि आप चाहो तो इसमें अमीर भी बन सकते हो बहुत कम टाइम में। बट उसके लिए ना आपको क्या होना चाहिए, आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप, और दिमाग भी होना चाहिए, और आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप हर एक जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके बारे में डे टू डे आप उसके जो भी नीडेड इंफॉर्मेशन है उससे अपडेट रह सको, ताकि आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सको कि यहाँ इस कंपनी में कितना अमाउंट और कब कितना अमाउंट पुश करना है और कब निकालना है, और कितने जो भी चीज़ें सब डिसीजन ले सको, वो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको डेली टाइम होना चाहिए। उतना टाइम ना, आई गेस कोई एक जॉब कर रहा होता है, मतलब नॉर्मल जॉब, उसके पास नहीं होता। तो इसीलिए अब जैसे मैं जॉब करता हूँ, तो मैंने अभी इस पे ज़रूरत अकाउंट बनाया था, लेकिन फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया जब मुझे समझ में आया कि इसका नेचर ऐसा है। तो उनके लिए अच्छी है जो इनके पास टाइम है और जो इसी में है लगना चाहते हैं, और जिनके पास सारी कैपेबिलिटी है इसको ऑपरेट करने के लिए। जिनके पास नहीं है कि उसके लिए तो ये लॉस मेकिंग ऑप्शन है, तो नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे ऑप्शन पे। वेट, मुझे दूसरी पीढ़ी, हाँ। अब हम आते हैं इस पे। तो इसमें एक आपके पास पैसा है, मान लो आपने कुछ 5 साल जॉब करी, पैसा इकट्ठा हो गया। आप चाहते हो कि नहीं यार, मैं अपने लोकल सिटी में जॉब शॉप खोल लूँ। शॉप कुड भी ऑफ एनी टाइप। आप चाहो तो किराना की शॉप खोल लो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोलो, कुछ भी खोलो जो आपको लगता है। बहुत सारी तरीके हैं जो मेरे मन में भी नहीं आ रहे। ठीक है। शॉप खोलना अच्छी, सारी अच्छी चीज़ है, खोलो। पर उसके लिए ना आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके हिसाब से सही है कि नहीं है। मेरे बैकग्राउंड में शॉप वाला बैकग्राउंड नहीं है मेरा, और इसीलिए मैंने तो इसमें दिमाग लगाया नहीं। ठीक है। तो मैं इस पे नहीं आता, बट जिनका आइडिया चलता है, जिनको मालूम है, जिनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी है कि हमको मालूम है कि हाँ जितना अमाउंट बचाएंगे वो लोग, पैसा कमाएंगे, वो कंपेरेटिवली काफी अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, तो जाओ उस पर, कोई ऑप्शन नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है नेक्स्ट चीज, रियल एस्टेट पे। तो रियल एस्टेट में क्या होता है ना, देखो यार, रियल एस्टेट में मुझे पेन जो आज की डेट में लगता है वो ये है, फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। और अभी जो रियल एस्टेट है ना, वो प्राइस भी इतने ज़्यादा हाई है कि उसको अफोर्ड कर पाना मुश्किल है मेरे लिए। तो फ्रॉड भी हो रहे हैं ऐसे कि आपसे पैसा ले लेते हैं, और कहीं कुछ रजिस्ट्री में कहीं कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, पैसा चले जाता है, फिर आपके पैसे अटके रह जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो बिल्डर को आपने पैसे दिए हैं, वो जो चीज़ बना के मिली है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना। मटेरियल को अच्छा यूज़ नहीं हुआ उसमें चीज़ में, काफ़ी मतलब कि मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक वो चीज़ नहीं टिक पाएगी आपके साथ। वो जो प्रॉपर्टी आपने ली है वो ठीक से अच्छी नहीं बनी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो रियल एस्टेट में मैं पैसे इसलिए नहीं लगाता, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि तो काफ़ी महंगा है मार्केट। दूसरा ये है कि महंगे के बाद भी इसमें पैसा लगाओ तो साला अच्छी चीज़ भी नहीं मिलती है। मतलब वो यार, आप भले ही बोलो कि नहीं यार ये हमारा बंदा है, हमें बिलीव करे, बट वो आपका लक बेकार होगा ना, तो वो अच्छा बंदा भी आपको हेल्पफुल नहीं होगा। तो वही है कि इसमें अच्छी चीज़ मिलने का भी आसार नहीं है, पैसे भी लगाने हैं, और फिर जब आप बेचने जाओ तो भी पता नहीं अच्छी दाम मिले नहीं मिले। और इसमें ना होता ही है कि थोड़ा सा ना, ये जो मार्केट है वो थोड़ा काइंड ऑफ गुंडा राज वाला है। मतलब यार इसमें आपने देखा होगा ना, घोसला घोसला। आपने यदि कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख ली, भले आप वहाँ रह नहीं रहे हो, आपने इस पर्पज से ली थी कि आप कभी बाद में उसको बेच दोगे। अब वहां पे कब कोई कौन कब्जा कर ले, फिर उससे छुड़वाओ वो चीज, फिर वो अदालत को चक्कर लगाओ, उसमें पैसे खर्च करो, और फिर कोई कुछ करो। तो अच्छा ये कि यार इसे पीछे मत पड़ो। हाँ, आप भी इसमें रहना चाह रहे हो और आपको या फिर कुछ ऐसा कॉमर्शियल प्रपोजल मिल रहा है कि आप प्रॉपर्टी खरीद लो और फिर किसी कंपनी को अपना उनका बिजनेस ऑपरेट करने के लिए लीज पे दे दो, तो फिर एक ऑप्शन अच्छा है।
या फिर कोई रेंट पे चढ़ा रहे हो तुरंत आप, तो फिर उसके लिए ऑप्शन अच्छा, हुई आपको उस रेंटल इनकम मिल जाएगी, या लीज पे जो अमाउंट मिलना चाहिए आपको वो मिल जाएगा आपको। तो उस हिसाब से रियल एस्टेट अच्छा है। बट वो तुरंत होना चाहिए, आपका वेट नहीं होना, टाइम नहीं होना चाहिए कि नहीं यार वो रेंटल हम कभी बाद में लगाएंगे या कुछ करेंगे, या फिर हम खरीद के लेते हैं बाद में बेचेंगे। तो उस हिसाब से ना रिस्की है इसमें। इसीलिए मैं ट्राई नहीं करता। और वैसे भी एक्सपेंसिव मार्केट है, और चीज़ें अच्छी मिले नहीं मिले इसमें, प्रॉपर्टी अच्छी मिले नहीं मिले, या माल जो बना है उसमें यूज़ किया हुआ अच्छा है, जो मुझे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इस हिसाब से मैं रियल एस्टेट पे फोकस नहीं करता। अब आती है ओन फ्रीलांसिंग। देखो ओन फ्रीलांसिंग में कहने का मतलब ये है, अपवर्क साइड है या फिर फाइवर साइड है, और भी साइड है फ्रीलांसिंग के लिए, तो उस पर आप ट्राई करो। वैसे तो मेरा जो मानना है उसमें अभी ऐसा है कि फ्रीलांसिंग में ना इन साइट्स पे आप अपने अकाउंट बना के ट्राई करते रहो। ये श्योरिटी है कि इस पे ना प्रोजेक्ट निकाल पाना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना पहले से ही बिजनेस बना रखा है इन साइट्स पे। तो प्रोजेक्ट जो क्लाइंट्स पोस्ट करते हैं वो उन्हीं के पास जाएंगे। बट फिर भी आप हार नहीं मानो, अपनी रेगुलर जॉब के साथ इन पे भी ट्राई करते रहो। और जब जब आपका लग अच्छा होगा, आपको कोई ना कोई क्लाइंट आ जाएगा, उसको उसको उसके लिए काम करो ठीक से, और उसको फिर बांधो, और फिर उससे भी नए क्लाइंट बनाते रहो। तो ये इसमें ना टाइम टेकिंग चीज़ है, इसमें एकदम से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की तरह है, बट इसमें ये है कि आपको ना डेली के डेली रिकवरी में क्लाइंट्स देखने पड़ेंगे। और जब किसी महीने में कभी कुछ क्लाइंट मिल गया, तो काम करके उस पे वो फिर पैसे कमा के फिर उस पर भी और अपने अच्छा इंप्रेशन छोड़ के और क्लाइंट्स के लिए देखते रहो, अपनी स्किल्स अपग्रेड करते रहो। और धीरे धीरे इसमें शायद आप क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, और फिर आपको शायद ये जो ऑप्शन है ओन फ्रीलांसिंग, ये आपको एक्चुअल में जो आपका एक्टिव सैलरी या एक्टिव जॉब है उसको छोड़ने के लिए, या उसका रिप्लेसमेंट बनने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्रीलांसिंग के मामले में आपको मालूम ही है कि इसमें बेनिफिट क्या है, कि आप किसी भी रिमोट वे में काम कर सकते हो मेनली। और जब आपको काम करना है तो आप काम करो, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है। और इसमें आपका ऐसा होता है कि जितना काम करो उतना पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सैलरी में क्या होता है कि सैलरी में आप कोई एक्टिव जॉब में सैलरी कमा रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना कि मैनेजर आपको काम देता रहता है, ठीक है। आपका जो पैसा होता है ना, पहले बात तो इंक्रीमेंट हर सालाना सैलरी में बहुत कम होता है। महंगाई जितनी बढ़ रही है ना, उस स्पीड से तो आपका इंक्रीमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि वहाँ पे मैनेजर के साथ भी कलेश है, कि वो आपका जो काम है वो बढ़ाता जाएगा, हर 2-3 महीने का काम एक्स्ट्रा आपके पास रखेगा दिखाने के लिए। आपका बर्डन बढ़ता जाएगा। और आपका जो दिन निकलेंगे ना काम, वीक डेज, उसमें ना हर एक दिन आपको इतना काम होगा, आपको लगेगा यार मैं अभी हर एक दिन का जो काम मुझे मिल रहा है ना, उसको अभी एक्चुअल में मॉनेटरी वाइज कैलकुलेट करूँ, तो फ्रीलांसिंग में उतनी ही काम के ना मुझे और ज़्यादा पैसे मिल सकते थे, जो कि मुझे सैलरी में कम पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि सैलरी में तो फ्लैट अमाउंट है, उसमें तो उतना ही पैसा मिलना है। और काम वो मैनेजर आपसे इतना कराएगा कि जितना आपको अब सैलरी से भी ज्यादा है ना। और वो ये बात मानने वाले है नहीं है कि नहीं यार ये अमाउंट आपने जो काम किया है वो सैलरी, आपकी सैलरी ज्यादा है। हाँ, तो वो तो मानेंगे नहीं ये बात को। तो आपको एक तो एक घाटा ये है वहाँ पे। दूसरा घाटा ये है कि सैलरी के साथ कि वहाँ पे ना स्लैब्स लगती हैं आपकी अर्निंग्स पर। तो स्लैब का मालूम ही है आपको, जो आपकी गवर्नमेंट पैसे काटती है, टैक्स। तो उसमें भी प्रॉब्लम है। आप यदि फ्रीलांसिंग में जाओगे तो प्रॉब्लम उसमें क्या ऑप्शन है कि आपका 10% टैक्स कटता है। और उसमें भी कैसा होता है कि आप कुछ पढ़ना है थोड़ा डिटेल में, कुछ एक इनकम टैक्स का सेक्शन होता है, टीडीएस का सेक्शन। उसके बेस पे भी आप टीडीएस काटोगे ना, तो उस हिसाब से ऐसा होता है कि आपका सालाना आई गेस 50 लाख से कम की यदि आपकी एनुअल इनकम है थ्रू फ्रीलांसिंग, तो आपका ना हाफ अमाउंट अर्निंग जो है 50 लाख से, मान लो आपकी आपकी सालाना फ्रीलांसिंग से जो अर्निंग है वो आपकी 48 लाख है, तो आपका 24 लाख पे ही टैक्स लगेगा। 10% या जो भी लगना होगा, आई गेस 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। और 24 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। कुछ ऐसा है, पढ़ना आप खुद से डिटेल में। तो ऐसा है, इसीलिए सैलरी वाला ऑप्शन मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फ्रीलांसिंग वाला ऑप्शन अच्छा लगा। बट फ्रीलांसिंग में घुसने का तरीका यही है कि इसमें ना इजी एंट्री नहीं है। तो आपको ना ये जो मैंने बताया आपको कि इसमें आप ट्राई करो, और जब आप वो क्लाइंट मिलते जाए तो आप उनको परस्यू करते जाओ, और क्लाइंट बनाते जाओ। और फिर एक टाइम आपका आएगा जब आपके पास काम ही काम होगा फ्रीलांसिंग के थ्रू, और आपके पास पैसा भी अच्छा हो सकता है, और आप इतने स्किलेबल कैपेबल भी हो कि हम जो काम आ रहा है आपको नया, उस पर भी आप
फोकस कर पाओगे, तो उस टाइम पे आपको फिर अपनी जॉब क्विट करके कुछ टाइम के लिए इस पे ही पूरा फोकस लगाना चाहिए। क्या पता ये आपको फिर ये काम है फ्रीलांसर का वो बढ़ते ही जाए, और आपकी रिमेनिंग लाइफ के लिए भी ये आपका एक प्रॉपर फुल टाइम जॉब हो जाए, है ना। तो ये ऑप्शन मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि कितना सक्सेसफुल हुआ हूँ या नहीं, हो भी नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम, पर आई एम ट्राइंग। नाउ गोल्ड एंड सिल्वर, या इसके बारे में मुझे खास नॉलेज नहीं है, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरा मन बोलता है वो ये है, गोल्ड एंड सिल्वर में ना आप दो तरीके होते हैं, एक तो फिजिकल गोल्ड सिल्वर एंड डिजिटल गोल्ड सिल्वर। डिजिटल तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग मना करते हैं, अच्छा नहीं है, स्कैम ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं आता। फिजिकल में भी ऐसा स्कैम है कि यार शुद्धता वाला जो गोल्ड है वो आज मुझे किसी ने बेचा, कि बोला कि नहीं यार इसमें ना 98% शुद्ध है। जब मैं बेचने गया हूँ जो यही गोल्ड कुछ सालों बाद, तो मुझे वो बोलता है कि नहीं यार इसमें तो ना 48% ही शुद्ध है। तो मेरे तो घटे ही है ना। तो इसीलिए ना, और ये जो शुद्धता कैलकुलेशन है वो मेरे को आती नहीं है, तो इसीलिए मैं ना इन चीज़ों को बिलीव नहीं कर पाता, और इसकी ठीक है, तो ये चीज़ है मेरे साथ, गोल्ड में इसलिए मैं, सिल्वर में इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अब नेक्स्ट आता है आपका हुआ फूड, फ्रूट, हेल्थ, फैमिली। देखो यार पैसा आप कमा रहे हो, पैसा आपके पास है, तो यार ये तो नीडी चीज है कि आप अपना खाना, रहना, खाना पीना, फ्रूट्स है, ठीक है ना, एक हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफ स्टाइल, और फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइफ, फैमिली, फैमिली का पालन करना है, सब चीज़ें, तो उसमें पैसा जरूरी है, तो इसको आप कभी स्किप करना ही करना भी नहीं और ना करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस। देखो टर्म इंश्योरेंस वो ऑप्शन होता है जैसे कि आपकी एक्सीडेंशियल या किसी तरीके से डेथ हो जाती है, आपका पास फैमिली है, तो उसको अब आपके रिप्लेसमेंट में कुछ अमाउंट मिलना चाहिए, होना चाहिए, जो कि उनको एक लाइफ में डाउन ना जाने दे। तो टर्म इंश्योरेंस उसके लिए खरीदते हैं लोग। तो इसमें हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, बोलते हैं कि यार लेट्स से मैंने, जनरली लोग एच डी एफ सी बोलते हैं, तो मान लो आपने एच डी एफ सी से टर्म इंश्योरेंस खरीदा, तो उसमें आई गेस ऐसा ऑप्शन है कि 1 करोड़ की कवरेज होती है, और आई गेस आपकी एज के बेस पे वो प्रीमियम डिसाइड होता है। मान लो प्रीमियम अमाउंट कुड बी कि आपका 7 हजार या 12 हजार, 15 हजार, ऐसा कुछ सालाना होता है। इसमें पैसा वापस नहीं मिलता आपको कभी, बट इसमें ऐसा होता है कि आप हर साल प्रीमियम देते जाओ, जिस टाइम आपकी डेथ हुई उसके बाद ना, यदि आपकी फैमिली क्लेम करती है, तो आपको उतना जो सम इंश्योर्ड अमाउंट है, 1 करोड़ जो भी है वो मिलता है। अब मुझे नहीं मालूम किसी को मिला है नहीं मिला, फ्यूचर में मैं देख सकता हूँ, नेट एक बार मैं ट्राई कर लूंगा, नेट पे वीडियो है, आप भी ट्राई करना नेट पे वीडियो देखने का या गूगल पे, कि किसी ने क्लेम किया होगा भैया एक उनको 1 करोड़ मिला है, और पूरा पूरा मिला है कि नहीं मिला, और मिला है तो कितना टैक्स में गया है, जो भी है बराबर भी देखना। अब टर्म इंश्योरेंस ये है, इसीलिए अब चूंकि इसमें सम इंश्योर ज़्यादा है, और उसमें प्रीमियम थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम बैठता है एल आई सी से, इसीलिए एल आई सी के कंपेरिजन में तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है कि जैसे मान लो आप सभी लोग बीमार होते हैं कभी ना कभी, और कभी ना कभी ऐसी कंडीशन भी बनती है कि बीमार होने के बाद ना हम कुछ सीवियर कंडीशंस में हॉस्पिटलाइज भी होते हैं, तो हॉस्पिटलाइज होने का खर्चा एक तरीके से अलग खर्चा होता है और बड़ा खर्चा होता है। तो उस खर्चे से निपटने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस हम लेते हैं, और इसमें हाँ, इसमें अब मैं ना दोनों किस्म प्रॉब्लम क्या है टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के साथ में वो बता रहा हूँ। देखो ऐसा होता है, टर्म इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस में सबसे मेन मोटिव होता है इन तरफ, इनके लिए, इनकी तरफ जाने का, कि इनमें ना हमको पैसा, हम सोचते हैं कि हमारा पैसा कम जाएगा, और जब हमें जरूरत होगी ना, तो ये पैसा हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। बस एक ये ही मेन लालच होता है जिसकी वजह से हम टर्म इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं। नहीं तो हम ये भी कर सकते होते कि हम ना इंश्योरेंस में पैसा ना लगा के, हम वही पैसा अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड में लगा दिया, या फिर अपना एफडीज में रख लिया, तो और जो भी ऑप्शन मैंने बताया उसमें रख लिया। यदि हम वो उसमें नहीं जाकर हम इसमें चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें पैसा हमें जो बताते हैं ना सम इंश्योर्ड, वो ज्यादा होता है। पर इससे प्रॉब्लम क्या है कि, अच्छा आप खुद सोचो, यदि ये टर्म इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस वाले लोग, यदि ये हमें ये ना बोले कि नहीं यार, हम आपको ना सम इंश्योर्ड 1 लाख नहीं दे पाएंगे, हम आपको ना 10 10 लाख या 20 लाख ही दे पाएंगे, तो फिर क्या होगा? हम बोलेंगे यार फिर हमारा पैसा भी आप जा रहे हो, पूरा खा भी रहे हो, और जब जरूरत पड़ी तो इसमें ये भी ले रहे हो। तो और इनसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जब क्लेम हम लेने के लिए जाते हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन के बेस पे ना हमारा क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। या तो पूरा क्लेम रिजेक्ट करेंगे, और या फिर कुछ पार्शियल क्लेम रिजेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये, इससे ना हमारा ही घाटा होता है।
हमने सोचा था कि नहीं हमको ना जो हर साल हम प्रीमियम देंगे और हमको ख्वाब दिखाई दे कि नहीं हमको इतना पैसा मिलेगा। वो फिर बाद में आके हमारे क्लेम के टाइम पे नाटक करते हैं, फिर देते नहीं पैसे। तो हमें ये बात खलती है। तो अच्छा ये है कि यार इनको पैसा मत दो। कहने का मतलब ये है यार आपका पैसा है, आप पैसा ना वहां रखो या वहां लगाओ जहां से निकालने के लिए ना आपको किसी को कोई प्रूफ ना देना पड़े, या किसी को कोई रीजन ना देना पड़े, या किसी से कोई परमिशन ना लेनी पड़ेगी भैया हमें इसीलिए अपना पैसा ही अपने को यूज करने दो, है ना। आपका पैसा है, आपका पैसा ऐसा होना चाहिए कि आप खुद से हाथ बढ़ा के कभी भी उसको यूज कर पाओ। ठीक है। तो ये जो टर्म इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस वाले लोग हैं ना, ये इनको आपको इनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भैया हमें जरूरत है, पैसा दे दो हमको, है ना, पूरा पैसा चाहिए। तो ये अब इनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि ये आपका ही पैसा आपको दे ना दे। तो बेटर है कि इनको किक आउट करो, और जो पैसा आप इन पे लगा रहे थे वो पैसा ना आप इन पे ना देके अपने इन्वेस्टमेंट जो भी है उन पे लगाओ, ताकि जब आपको जरूरत हो ना तो आप निकाल पाओ। ठीक है। रही बात नॉमिनी क्लेम की, तो नॉमिनी क्लेम जो ऐसे आप बोलोगे नहीं यार हमें टर्म इंश्योरेंस में और मेडिकल इंश्योरेंस में नॉमिनी क्लेम कर सकते हैं, नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, तो भाई नॉमिनी का ऑप्शन तो वहाँ पे भी है, जो आपका और इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। आप अपने नॉमिनी को बता के रखो कि हाँ यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और निकाल लेगा आराम से लगा लेगा। तो वही है कि इनका ऑप्शन में, हालांकि खुद से मैंने खरीदी नहीं है, कंपनी में जॉब करता हूँ तो वहाँ तो मुझे मिली जाती है चीजें, लेकिन खुद से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ अभी तक तो। क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि ये लोग ना मेरे ही पैसे पे राज करके फिर मुझे ही जब जरूरत पड़ती है ना उस टाइम पे ठेंगा देते हैं। तो मैं टर्म इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस पे खुद से अलग से पैसा इसमें नहीं लगाता हूँ। अब आती है चीज पीएफ। पीएफ ऑप्शन ऐसा है यार, देखो आप यदि सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय हो तो आपका पीएफ कटते ही कटता है, वो तो एक रूल है। तो कटेगा कटेगा। उसका भी जैसे पेंशन होती है ना कि वो कुछ अमाउंट उस टाइम पे मिलता है और कम मिलता है, थोड़ा बहुत इसके संग भी ऐसे ही है। तो अब पीएफ अमाउंट कम करता है इसीलिए मुझे इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है। पीएफ अमाउंट का पैसा भी आप निकाल सकते हो जब भी जरूरत हो। मेरे हिसाब से ना पीएफ अमाउंट ऐसा है कि इसमें एक नॉमिनी क्लेम करके रखो, अपना बैंक अकाउंट जोड़ के रखो, और नॉमिनी को बता के रखो। तो ये पैसा ऐसा है कि आप सोचो चलो कि ये पैसा आप चाहो तो उसको पैसे को निकाल सकते हो जो आपको जरूरत हो। कुछ परसेंट जितना भी इसमें अलाउड हो। और पीएफ का पैसा ऐसा है कि आप छोड़ भी सकते हो, आप नॉमिनी के लिए छोड़ दो, या अपनी, या फिर अपने जो, अब आप एज हो जा आपकी एज ऐसी हो जाए बुढ़ापे की, तो आपको जरूरत होता है उसके लिए छोड़ दो। तो ये पैसा ऐसा है कि चूंकि कम पैसा है इसीलिए इसको ना आप उस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो, ये फिर आप पे फुल डिपेंड है। तो मैंने आपको दो साइड में से इतनी बताया कि हाँ मेरे हिसाब से ना पैसे को मैं कहाँ कहाँ लगाता हूँ, कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आपके हिसाब से चूज कर लो कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे ना एक्चुअल में मेरे माइंड में काफ़ी चीज़ें घूम रही थी कि पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ एक लिस्ट बनानी थी मेरे लिए खुद भी। तो मैंने लिस्ट भी बना ली अपनी कि कहाँ कहाँ ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट के, और कौन सा ऑप्शन बेस्ट है कौन सा नहीं है, तो उस हिसाब से। और ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई ताकि मेरे जो कुछ और रिलेटिव्स हैं जिनको भी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, वो मेरी वीडियो देखकर शायद ये ब्रीफ में समझ जाएं कि हाँ भाई कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी फैले। सिंपल। बाकी कोई और नहीं है पर्पस। और कुछ चीजें ऐसी लगे ना कि मैं कुछ गलत बोल गया है इसमें, कुछ और मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि बोलूंगा तो डेफिनेटली मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, सही बोलूंगा। तो भाई मेरे को करेक्ट कर देना, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन सही कर लूंगा। बाकी ये जो मेरे अंडरस्टैंड था वो मैं बताया, है ना। थैंक यू गाइस।